नमस्कार, मैं संदीप, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में कथित वोट चोरी को लेकर जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज मानसून सत्र के अंतिम दिन जब नरेंद्र मोदी संसद में घुसे तो उनके सामने विपक्षी सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे थे। अब सवाल उठता है कि चुने हुए प्रधानमंत्री के सामने क्या इस तरह का नारा देना कितना जायज है। इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शर्मा जी। क्या कहेंगे, जिस तरह से आज संसद का मानसून सत्र जो था अंतिम दिन था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी अंदर घुस रहे थे तो जितने भी विपक्षी सांसद थे उनके सामने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा बैठे। बिल्कुल सही लगाया उन्होंने नारा। वोट चोरी करी है, सारे देश ने देख लिया। 6 महीने लगे, उन्होंने कहा भी था राहुल गांधी जी ने, मैं एटम बम फोड़ूंगा, और उन्होंने बकायदा 6 महीने लगा के पूरी वोटर लिस्ट का अवलोकन करा। और उनकी टीम ने लगातार, आपने देखा था ना कितना बड़ा गट्ठर था वो, 7 फुट ऊंचा गट्ठर था जिसमें सारी की सारी मतदाता सूची प्रिंटेड थी, जिसमें से उन्होंने एक एक को छांट छांट के एंट्री करी है, छांट के उसके बाद निकाला, तब जाके कितनी भी संगतियां सामने आई हैं। एक एक घर पे 293 वोट रजिस्टर्ड हैं, एक एक घर पे 92 वोट रजिस्टर्ड हैं, एक एक घर में पूरा जिला ही बना पड़ा है, और उसमें रहने वाले गिनती के 2 लोग हैं। उसे एड्रेस पे उन्हें लोगों को ही नहीं पता कि हमारे एड्रेस पे और लोग भी हमारे वोटर रहते हैं, वो जानते ही नहीं उसके बारे में। तो ये वोट चोरी नहीं है तो और क्या है। और ऐसे लोग फॉरन ही माइग्रेंट वोटर्स हैं वो सारे, मैक्सिमम जो फॉर्म से बढ़ के इस राज्य से उस राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ से होकर वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ दूसरी जगह चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ चले गए, तो साफ पता चल गया कि वोट चोरी हो रही है, क्लियर हो रही है। तो अगर उनके लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो कोई गलत नहीं है। आइए आप ईमानदारी से करिए वोटिंग लिस्ट का सामना करिए, आप फेयर इलेक्शन। इस बार के वाराणसी के चुनाव में ही आपने देखा था इस बार कितनी धांधलियां हुई थी। वाराणसी के चुनाव में एक श्याम रंगीला है, उसने अपना वो भरा था फॉर्म, उसका टेक्निकल हवाला देकर खत्म कर दिया। इससे पुराने चुनाव में आपको याद होगा राम प्रसाद था, वो राम किशोर कुछ राम यादव जो था, BSF का कांस्टेबल था जिसने वो पर्चा भरा था इनके खिलाफ, उसका भी कैंसिल करा दिया है। वो बहुत चर्चा रहा, तेज बहादुर यादव, हाँ कुछ इस तरह से था, वो थोड़ा सा नाम याद से उतर रहा है। तो ये साफ सब पता चल गया तो पूरी जनता को कि कहाँ किस तरह से चोरी करते हैं। जब जरूरत होती है बढ़ा देते हैं, जब जरूरत होती है घटा देते हैं। तो पहले बढ़ाने का खेल खेला महाराष्ट्र में, अब वो खेल पकड़ में आ गया तो अब इन्होंने घटाने का खेल शुरू कर दिया। तो इधर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वोट चोरी को लेकर, उधर जो वाराणसी के हारे हुए सांसद वो अपने आप को सांसद घोषित कर दिए, कह हमें जानबूझ कराया गया, मोदी को मैंने हरा दिया था। बिल्कुल अपने आप को सांसद घोषित। दोपहर तक उन्होंने लगातार जो है जो चुनाव हो रहा था, जब हो रही थी वहाँ पे अजय राय जो थे वो आगे चल रहे थे, लगातार आगे चल रहे थे। उसके बाद शाम होते होते ऐसा हाल हुआ जी शाम होते होते ऐसा हाल हुआ कि उसके बाद पता चला कि ये मोदी जी है वो 1.5 लाख वोटों से जीत गए हैं। पूरा का पूरा तंत्र उसमें लगा हुआ था। तंत्र के आगे सारी चीज़ें फेल हैं, आपको पता ही है। और ये बात को सबसे बड़ा बल मैं एक और अपशब्द कहता हूँ, आपको याद होगा 20 अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव हुए थे, तमाम मीडिया चैनल, तमाम जमीनी हकीकत, तमाम सारे के सारे रिपोर्टर, सोशल मीडिया सारे बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस को भी पता था, बीजेपी को भी पता था कि कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली। लेकिन लास्ट के टाइम में ऐसा हेरफेर हुआ कि आते हैं नायब सिंह सैनी साहब, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 2 दिन बाद मतपेटी खुलती है, EVM खुलती है तो पता चलता है वो 48 सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं। तो ये उनकी व्यवस्थाएं थी जिनका वो हवाला देते हैं। अति उत्साह में आगे लोग बोल ही जाते हैं ना अक्सर, तो ये अति उत्साह में आगे उन्होंने बोल दिया था। अब जिसकी पोल खुल गई है तो वो तो सामने आएगी सारी चीज़ें। तो इसी तरह से इन्होंने जगह जगह मताधिकार चोरी करके उन्होंने सरकार बनाई है। बीजेपी लगातार कर रही है कि कांग्रेस लगातार जनता में अफवाह फैला रही है, ऐसे संस्थाएं जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर अविश्वास होगा, ऐसे कैसे फिर देश चलेगा। तो केचुआ जो है, केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसे आज की डेट में केंद्रीय चुनाव आयोग भी कहना बड़ा उचित होगा, आगे जवाब क्यों नहीं देता सारी चीजों के। एक ही एड्रेस पे 100 गज का वो मकान नहीं है पूरा का पूरा, और उसमें 293 वोटर कैसे रजिस्टर्ड है भाई साहब। एक 100 गज के मकान में कितने बन जाएंगे, चलो 4 मंजिल का भी हमने मकान बना दिए। एक फैमिली में 4 मंजिल के 100 गज में लगभग तो 2 या 3 कमरे, 4 कमरे बन जाते। 10-10, 15-15 लोग भी रह लेंगे, मान लेते हैं 15 चौका 60 ही हुए भाई साहब। 293 कैसे हो गए एक फ्लोर पे। 4 मंजिल का भी मकान आपने बना दिया, 5 का भी बना दिया, तो भी एक फ्लोर पे 60 बंदे रह लेंगे क्या। कैसे आए वो। एक घर में 80-80, 50 गज का, 60 गज का वो मकान है, उसमें 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं, और वो कैसे है, इनका जवाब तो दीजिए। बाप के नाम की जगह ASDFGF लिखा हुआ है, डॉट लिखा हुआ है, कहाँ से आ गया वो, कहाँ से आ गया मकान नंबर 0, सबकी बात है। तो चुनाव आयोग शपथ पत्र मांगा तो था राहुल गांधी से, तो शपथ पत्र मांग किसके, हम ही ने चोरी करी है, तुम शपथ पत्र करके बताओ कि हमने चोरी करी है। वाह भाई वाह। आज की डेट में अब यही अगर परिपाटी चल गई ना, तो जैसी किसी चोर को पकड़ा जाएगा और उसे थाने लेके जाएगा तो चोर पता क्या है थानेदार को, शपथ पत्र दो पहले कि तुम थानेदार हो, और दूसरा शपथ पत्र दो कि मैंने जो है चोरी करी है। कितनी बढ़िया बात होगी ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पुरानी कहावत यहाँ के सिद्ध होती है। चुनाव आयोग 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, आज 3-4 दिन, आज चौथा दिन बीतते रहे, कुछ नहीं है इसके। तो गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाले राहुल गांधी जी नहीं डरने वाले। क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस बात की माफी सर? अगर आप ही मुझे कोई डाटा देते हैं और मैं आपके डाटा में गलतियां निकाल के आपको देता हूं तो मैं क्या माफी मांगूंगा?
ये एक मैं लॉजिक, सिंपल लॉजिक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सबसे पूछता हूँ। आप ही मुझे डाटा दे रहे हो, आप ही के हाथ का लिखी हुई सारी की सारी चीज़ें आप ही ने लिख दिया कि आई एम ए गुड पर्सन, और आपने स्पेलिंग गुड की कर दी है, पर्सन की गलत कर दी, गुड की भी गलत कर दी, पर्सन की भी, और उसके बाद आपने मेरे हाथ में दी थी। मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये गुड नहीं, GOD गॉड होता है। आप कहोगे नहीं थी, हलफनामा दे। ये कौन सी बात हुई भाई साहब? पर्सन को आप लिख रहे हो, परेशान लिख रहे हो, मैं कह रहा हूँ भाई साहब आपने परेशान लिखा, आप कहोगे हलफनामा दे। हलफनामा मांगना है तो और अनुराग ठाकुर से भी मांगो। एक ही उसने 6 दिन के अंदर 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का डाटा सामने रखा, उससे तो आपने हलफनामा नहीं मांगा, क्योंकि वो आपके सत्ता पक्ष का है, इसलिए हलफनामा नहीं मांगा आपने उससे। क्यों भाई? राहुल गांधी जी से हलफनामा क्यों माना जा रहा है? और आप ही की जो वोटर लिस्ट थी आप ही के द्वारा प्रोवाइड करी हुई थी, ना उसमें कोई छेड़छाड़ है, ना उसमें कोई कटिंग है, ना कुछ करा है, सारे उन्होंने पेपर सामने रखे हैं जनता के। ये वोटर लिस्ट है, ये एपिक नंबर है, ये मकान नंबर है, बाप के नाम के आगे SDFG लिखा हुआ है, मकान के आगे 00 लिखा हुआ है, डॉट 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 लिखा हुआ है। तो ये तो आपकी गलती है, हमारी गलती है। हम आपकी गलती आपको दे रहे हैं और आप कह रहे हो नहीं भैया हलफनामा दो, हलफनामा दो। कितना बढ़िया है, जंगल राज आ चुका है ना, कितना बढ़िया जंगल राज आ चुका है। तो अभी राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, वो वोटर को जागरूक कर रहे हैं, कह रहे अपने अपने वोट बचाओ, वोट आपका चोरी हो रहा है। हर व्यक्ति को पहले जब वोटर लिस्ट पूरी तरह शुद्ध होनी चाहिए, परिष्कृत होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी फरवरी के महीने में हमारे जो दिल्ली इलेक्शन में हुए हैं, हमारे घर में से मेरे बड़े बेटे का वोट काट दिया, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। वोट डालने जा रहे हैं, मैं डाला है, मेरी वाइफ डाला है, मैंने जो दोनों को बेटा, मैंने कहा जाओ बेटा जाके वोट डालाओ। छोटे बेटे का वोट मौजूद है, बड़े बेटे का वोट गायब, लिस्ट में नाम ही नहीं है उसका। सर्च कर लिया, एपिक नंबर डाल लिया, सब कुछ डाल लिया, उसकी साइट पर डाल के जब सर्च करा पता चला वो तो डिलीटेड कर चुके हैं। वाह भैया वाह। इसी तरह एक एक दो दो वोट सबके घरों में काट दिए, कर लिया। जिंदा लोगों को अमृत दिखा दिया, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके साथ बैठ के चाय पी के आज का आनंद अनुभव बड़ा शानदार रहा। मैंने मृत लोगों के साथ बैठ के चाय पी, जिंदा लोगों को उन्होंने वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया उनको। बीजेपी लगातार कह रही है राहुल गांधी लगातार हार रहे हैं, जिसका खींच जनता के ऊपर उतार रहे हैं। ठीक है जी, इसमें खींच की क्या बात है? आप सही हो, आप सही सामने आ जाओ ना सर, आप सही हो। आप ये तो मत देखो कि हार रहे हो जीत रहे हैं, आपकी हार जीत आपके लिए मायने नहीं रखती। आप तो जीत रहे हो ना, आप तो जीत रहे हो। 22 राज्यों में आज आपकी गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, 15 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ चल रही है, 7 राज्यों में आपकी गठबंधन की सरकार चल रही है। आपको तो कोई चिंता नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार चल रही है। तो फिर अगर वो राहुल गांधी हार रहे तो उन्हें हारने दो, आप आगे उसे साबित करो ना कि गलत क्या है। चुनाव आयोग को बोलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जवाब जो उन्होंने मांगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी एक निष्पक्ष पत्रकार ने सवाल मांगा कि आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, उन्होंने कहा आगे बढ़ो। इससे पहले वाले चुनाव आयोग थे वो भी कहते थे शायरी करके निकल लेते थे, दूसरे वाले ने भी कह दिया आगे बढ़ो। सीधी सी बात है, सबने देख लिया इस बात को, खुलेआम डकैती हो रही है। अब तो चोरी होती है, छुप के होती है, मुंह छुपा के होती है, चुपचाप रात का अंधेरे का इंतजार करा जाता है, या कोई देखे ना इस बात का इंतजार करा। और डकैती होती है, खुलेआम डाली जाती है, हथियारों के दम पर डाली जाती है। अब तो सीधी सीधी डकैती शुरू हो गई है। और चुनाव आयोग की ये प्राइवेसी वाले मामले पे क्या करना चाहेंगे? प्राइवेसी का क्या सेंस है इसमें? आप लोगों की प्राइवेसी भंग कर रहे हो तमाम। जब आप वोटर में वोट डालने जा रहे हो, किसी भी स्कूल में आप घुस रहे हो, CCTV गेट पे लगा हुआ है, गेट पे लगने के बाद आप अंदर जा रहे हो, जब वोटिंग डालने जा रहे हो, EVM मशीन जहाँ रखी हुई है वहाँ भी CCTV लगा हुआ है। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तब लोगों की निजता भंग नहीं हो रही, तब प्राइवेसी भंग नहीं हो रही। लेकिन जब हम डिटेल मांग रहे हैं तो प्राइवेसी भंग हो रही है, क्योंकि उस प्राइवेसी के भंग होने का आप हवाला दे रहे हो इसलिए क्योंकि आपके अनिल मसीह जैसे चोर जो हैं वो पकड़े जाएंगे। जो जहाँ पे EVM मशीन रखी है, जहाँ वोट काउंट हो रहा है, जहाँ वोट डाला जा रहा है, उस जगह की CCTV फुटेज सार्वजनिक हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कैसी हेराफेरी आखिरी के घंटों में करी जाती है, जिससे आप बचना चाह रहे हो। अनिल मसीह ने भी यही दिखाया था कि नहीं कोई हेराफेरी नहीं हो, मैंने तो मेयर इलेक्शन कैंसिल कर दिया। और उसके बाद जब ऊपर वाले CCTV की आई, उनके सिर पे ही लगा हुआ था, उनके किसी को पता ही नहीं था। जब वो डिक्लेयर हुई तो पता चल गया कि हेराफेरी हुई और उसके बाद मेयर चुनाव जो है चेंज हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन वो टिप्पणी सरकार ने और केजरीवाल ने इधर से सुनी, इधर से निकाल के बाहर कर दी। आज तक वो बंदा सलाखों के पीछे ना होने के बाद खुलेआम घूम रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है आराम से। तो इसलिए वो CCTV फुटेज जारी करने से डर रहे हैं। माताओं बहनों की आपको प्राइवेसी की इतनी जो चिंता है तो आप माताओं बहनों की फिर रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो सर, ये तो बता दो। उसे 45 दिन सुरक्षित क्यों रख रहे हो, ये तो बता दो। लेकिन जब हम प्राइवेसी है उसमें किस किस्म की प्राइवेसी भंग हो जाएगी ये तो बता दीजिए। क्या कोई वहाँ पे व्यक्ति जो है माता या बहन कोई गलत कपड़े पहन के जा रही है कि जिसका आपने ढूंढेगा? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, हेराफेरी पकड़ी जाएगी। बस एक अंतिम सवाल ये है कि जब एक कॉन्क्लेव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी से जब पूछा गया कि कुणाल कामरा आके यहाँ अपना शो कर सकते हैं, उन्होंने बोला कि अपने रिस्क पे आए हैं। लेकिन अब मतलब हाल ही में परसों अब कल की घटना है कि रेखा गुप्ता जी को किसी ने थप्पड़ लगा दिया। आप कैसे देखते हैं कि सिक्योरिटी तो पहले भी लचर थी, अब भी लचर है। और रही बात जो उन्होंने ये बात कही थी, इसे एक बड़ी पुरानी कहावत से मैं चरितार्थ कर देता हूँ। कहते हैं ना आसमान का थूका मुंह पे आगे गिरता है। बस समझ जाएंगे लोग सब मैं क्या कहना चाहता हूँ।
सीधी सी बात। और रही बात दिल्ली की कानून व्यवस्था की, तो बद से बदतर हुई पड़ी है। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, अभी 2023-24 के जो है डाटा रिलीज हुए थे एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया के, उसमें जो महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, अत्याचार और उत्पीड़न के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए यूपी में। यूपी नंबर 1 रहा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी दिल्ली आती है। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग दिल्ली नंबर 1 चल रही है। लगातार हजारों की तादाद में रोज मोबाइल छीने जाते हैं, रोज चेनें छीनी जाती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अवैध जो है ट्रैफिक, अवैध ई रिक्शाएं, अवैध रिक्शाएं दनादन चल रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इधर से कान पे बंद करके, इधर से कान बंद करके और सो जाती है मजे से। उसे कोई लेना देना नहीं, उसकी जेब गर्म होती है। मंथली आ रही है, आने दो। अवैध पार्किंग को उन्होंने वैध कर दिया। पीडब्ल्यूडी की सड़क है और पीडब्ल्यूडी की सड़क पे एमसीडी पार्किंग बना के बैठी हुई है। क्या शानदार बात है। जगह पीडब्ल्यूडी की है, एमसीडी पार्किंग चार्ज कर रही है। और जब ये, एक मिनट भैया, खुला होना चाहिए रोड ट्रैफिक ताकि स्मूथ चल सके, लेकिन उन्होंने पार्किंग बना दी। 1 लाइन की पार्किंग अलॉट है, 3 लाइन में पार्किंग हो रही है। तो उस चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो दिल्ली पुलिस और ये तो सब आप सब जानते हैं केंद्र सरकार के अधीन है। तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था कैसी है सबने देख लिया।